Right, we get into the next page. Hypothyroidism versus hypothyroidism. हाइपो वर्सेस हाइपर, ठीक है ना। तो इसको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ये सारे के सारे सिम्टम्स डिराइव कर लेंगे, ठीक है। गोल्डन रूल अगर हम देखें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में ये याद रखना है कि बॉडी इज रनिंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, और हाइपर में याद रखना है बॉडी इज रनिंग एट 180 किलोमीटर पर आवर। अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो ये तो हम पहले भी देख चुके हैं सारा का सारा, ठीक है। कोल्ड इंटॉलरेंस, हाइपो में क्या है, थायराइड हार्मोन नहीं है ना, तो इमेजिन योर बॉडीज एंजिन स्लो डाउन हो रहा है, ठीक है। एटीपी कम प्रोड्यूस हो रही है, हीट कम प्रोड्यूस हो रही है, तो कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, स्वेटिंग कम हो जाएगी, वेट गेन होगा, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, ठीक है। और आपका कैलोरी जेनेसिस कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें तब होती हैं जब एटीपी नहीं बन रही, एटीपी सही जितनी बननी चाहिए उतनी नहीं बन रही, राइट। वेट गेन हो जाएगा, कैलोरीज बर्न कम हो जाएंगी, हाइपोन्यूट्रीमिया हो जाएगा। भाई हाइपोन्यूट्रीमिया क्यों होगा? एंटी डायबिटिक हार्मोन याद है ना। तो रिमेंबर इन हाइपोथायरॉयडिज्म कार्डियक आउटपुट फॉल हो जाती है, तो किडनी सोचते हैं कि मे बी ब्लड वॉल्यूम इज लो, तो वो ना एंटीडायबिटिक हार्मोन बनाते हैं। एंटीडायबिटिक हार्मोन से वाटर रिटेन हो जाता है, वाटर डाइल्यूट्स द सोडियम और हाइपोनाइट्रीमिया होता है, ठीक है। लेकिन द सोडियम इज इन लॉस्ट, ये एक डाइल्यूशनल किस्म का हाइपोनाइट्रीमिया, और ये हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हार्ट की कार्डियक आउटपुट क्योंकि कम हो रही है ना, तो उसकी वजह से किडनी को लगता है ओ मेरे पास वॉल्यूम कम है, तो चलो एंटीडायबिटिक हार्मोन रिलीज कर देता हूँ। इसकी उल्टी चीज है कि जब वो ज्यादा होगा तो हीट टॉलरेंस, स्वेटिंग बढ़ जाएगी, वेट लॉस, सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस, बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा, कैलोरीज हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम पढ़ चुके हैं वैसे पीछे वाले पेज पे भी। स्किन और हेयर की अगर हम बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में जो है लो मेटाबॉलिज्म होता है, तो लेस स्किन का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो जैसे आपको ड्राई कूल रफ सी स्किन मिलती है, ठीक है। ड्राई कूल रफ सी स्किन मिलती है, फॉलिकल्स स्लो हो जाते हैं, हेयर बिकम्स कोर्स ब्रिटल और गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। एक और बड़े मजे की चीज है कि ये पफी फेसिस क्यों होता है, ये पफी फेसिस क्यों होता है, ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये आंखों में भी इसी वजह से ऑक्यूलरली भी आपको ये पेरी ऑर्बिटल एडिमा क्यों मिलता है, क्योंकि ये ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स जो है ना, ग्लाइकोजन, ये बढ़ जाते हैं इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस, और इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से वाटर रिटेंशन होती है। ये वाटर रिटेंशन आंखों में भी होती है, तो उसको हम पेरी ऑर्बिटल एडिमा कहते हैं, ठीक है ना। इस ये नॉन पिटिंग एडीमा होता है, ठीक है। व्हाई नॉन पिटिंग? बिकॉज द वाटर इज केमिकली बाउंड टू GAGs, द ग्लाइकोसमिनोग्लाइकन्स, ठीक है ना। यू कांट पुश इट अवे विद योर फिंगर। हाइपोथायरॉयडिज्म में उल्टी चीज होती है, हर चीज स्पीडअप हो जाती है, ठीक है ना। आपको ऑनकाइलोलिसिस मिलती है। ऑनकायोलिसिस क्या होता है? प्री फाइन हेयर और अच्छा सॉरी, ऑनाइकोलिसिस shows nail lifting, rapid nail growth होती है, लेकिन अटैचमेंट वीक होती है, द नेल सेपरेट्स फ्रॉम द नेल बेड। ये बड़ा कॉमन होता है इसमें, ठीक है। ये ऑनाइकोलिसिस है, ये हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। द नेल सेपरेट्स फ्रॉम द नेल बेड। प्रीटिबियल मिक्सिडीमा होता है, ठीक है। मिक्सिडीमा आप सोचोगे कि ओ मिक्सिडीमा तो हाइपोथायरॉयडिज्म में है, राइट? नहीं, गुड कैच, बट ये प्रीटिबियल मिक्सिडीमा है। जो प्रीटिबियल मिक्सिडीमा है ना, ये थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म से होता है। जो ये वाला मिक्सिडीमा था, ये तो GAGs बढ़ गए थे ना हाइपो में। इसमें क्या होता है कि जो प्रीटिबियल वाला है ना, ग्रेव्स डिजीज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हाइपर हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑटोइम्यून स्टिमुलेशन होती है। ऑटोइम्यून स्टिमुलेशन कॉजेज द फिब्रोब्लास्ट टू प्रोड्यूस द GAGs in the skin over the shin. The autoimmune stimulation causes fibroblasts to produce the GAGs in the skin over the shin. So both have GAGs, but the mechanism is different. इसमें तो जो हाइपोनेट्रीमिया था, दैट इज पुलिंग द GAGs ना इन द इंटरस्टिशियल प्लेसेस, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाना है और वाटर रिटेंशन करनी है, राइट। इसमें उल्टी चीज है, इसमें फिब्रोब्लास्ट बना रहे हैं ऑटो इम्यून स्टिमुलेशन की वजह से, ठीक है। और इसमें जो आंखों में देखें तो ऑफ्थैल्मोपैथी इन ग्रेव्स डिजीज इंक्लूड्स द पेरी ऑर्बिटल एडीमा आल्सो। इसमें एक्सोफ्थैल्मस होता है, लेड रिट्रैक्शन, क्यों? सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाती है ऑफ लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस एंड सुपीरियर टार्सल मसल। भी हमने बहुत ज्यादा पढ़ा था आई में, और ये बड़ा कॉमनली टेस्टेड था कि हाइपो में तो पफी आईज थी बिकॉज ऑफ मिक्सिडीमा, वो तो सिंपल था। लेकिन ग्रेव्स में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट एक्सोप्थाल्मस डेवलप करते हैं, नॉट बिकॉज द आई बॉल ग्रोज, because the T cells attack the fibroblasts. The T cells attack the fibroblasts. Fibroblasts produce the GAGs, muscles swell, fat increases, everything behind the eye enlarges, the eye gets pushed forward. You think about putting extra clothes in a suitcase, eventually the suitcase bulges. Lid lag क्यों होता है? क्योंकि thyroid hormone sympathetic tone को बढ़ा देती है. The upper eyelid is pulled upward. When the patient looks down, the eyelid moves slowly. This is lid lag.
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में भी आपको वही सारी चीजें मिलेंगी। हाइपो में जो है वो मोटिलिटी कम हो गई है, तो कॉन्स्टिपेशन है, एपेटाइट कम हो गई है। और हाइपर में हाइपर डेफिकेशन, डायरिया, जीआई मोटिलिटी बढ़ गई है, एपेटाइट भी बढ़ गई। इवन तो एपेटाइट बढ़ गई है, लाइपोलिसिस भी बढ़ा हुआ है, तो ये वजन नहीं गेन करते हाइपर वाले। मस्कुलोस्केलेटल में अगर हम देखें तो मसल्स में हाइपोथायराइडिज्म में मसल्स में एनर्जी नहीं है, राइट? मसल्स लैक एनर्जी, दे बिकम इंजर्ड, तो ये सीके लीक आउट करता है। क्रिएटिन काइनेज लीक आउट करता है, देयरफॉर आपको सीके बढ़ावा मिलेगा, ठीक है? कार्पल टनल सिंड्रोम, मायोएडिमा, स्मॉल लंप राइजिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ मसल व्हेन स्ट्रक विद अ हैमर, ठीक है? मायोएडिमा कहते हैं उसको, ठीक है ना? ये आपको हाइपो में मिलेगा। हाइपर में क्या, अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन है कि व्हेन यू tap the muscle with a hammer instead of relaxing normally, a little mound appears क्योंकि calcium is pumped back into the sarcoplasmic reticulum slowly because metabolism is reduced. carpal tunnel syndrome क्यों होगा? GAG decomposition हो जाती है और कंप्रेस करता है वो मीडियन नर्व को। हाइपरथायरॉयडिज्म में उल्टी चीज होती है, मसल्स जो है ना वेस्ट अवे होते हैं, प्रोटीन ब्रेकडाउन इंक्रीजेस, पेशेंट डेवलप्स प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, बट सीके इज यूजुअली नॉर्मल। इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ जाता है, फ्रैक्चर रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना? T3 स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ठीक है? बोन रिजॉर्प्शन कराते हैं ना ऑस्टियोक्लास्ट, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, तो फ्रैक्चर्स बढ़ जाते हैं हाइपर में। रिप्रोडक्टिव की अगर हम बात करें तो इसमें हाइपो में क्या होता है? एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है, लिबिडो कम हो जाता है, इनफर्टिलिटी होती है। और हाइपर में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन इसमें उल्टी चीजें, गायनेकोमास्टिया हो जाएगा, लिबिडो इसमें भी कम होगी, इनफर्टिलिटी इसमें भी कम होगी, ठीक है ना? अच्छा, न्यूरोसाइकियाट्री अगर हम थोड़ा सा देख लें तो ओवरऑल आपको पता है हाइपो एक्टिविटी है, लेथार्जी है, फटीग है, वीकनेस, डिप्रेस्ड मूड, रिफ्लेक्सेस कम है, हर चीज स्लो 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 हाइपो है। और हर चीज ओवर 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 हाइपर है। हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, फाइन ट्रेमर ड्यू टू इंक्रीज बीटा एडरेनर्जिक एक्टिविटी। इसको हम बीटा ब्लॉकर से रोक सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर हमने बात की थी ऊपर, कार्डियोवास्कुलर ब्राडिकार्डिया, डिस्पनिया और एक्सर्शन, इसी कार्डियक आउटपुट के कम होने से किडनी को लगता है मैं हाइपोवोलीमिया में हूँ, तो एंटीडायरेटिक हार्मोन सिक्रीट करके क्या कर रहा था, फ्लूइड को रिटेन करा रहा था, उसकी वजह से आपको मिक्सिडीमा हो रहा था हाइपो में। हाइपर में टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशन, डिस्निया, अरिथमियाज, एट्रियल फिब्रिलेशन, चेस्ट पेन, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन ड्यू टू इंक्रीज नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ, हमने कहा था बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स बढ़ जाते हैं इसमें, ठीक है? एक्सप्रेशन, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ कार्डियक सार्कोलेमल एटीपीएज एंड डिक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ फॉस्फोलैम्बिन, ठीक है ना? ये आप याद रख सकते हैं अगर, तो फिर बहुत अच्छी बात है, ठीक है? कार्डियोवास्कुलर का हमने देख लिया। हम थोड़ा लैब्स में देख लेते हैं, ठीक है? लैब्स में आपको यहाँ पे जो हाइपो है उसमें टीएसएच तो बड़ा होगा, लेकिन टी3 टी4 कम होगा, ठीक है ना? और हाइपर में टीएसएच कम होगा और फ्री टी3 टी4 बड़ा होएगा, ठीक है? एलडीएल, एचडीएल एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम होंगे क्योंकि लाइपोलिसिस होता है ना इसमें। इसमें हाइपर कोलेस्ट्रोलिनिया बढ़ेगा क्योंकि एलडीएल रिसेप्टर का एक्सप्रेशन कम होगा। ठीक हो गया, हाइपर वर्सेस हाइपो की स्टोरी हमारी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के कॉजेज क्या हैं। पहले हम हाइपो के देख लेते हैं जल्दी जल्दी। हाशिमोटो थायराइडाइटिस मैंने बताया था, इसमें आपको एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज मिलती हैं, ठीक है? बेसिकली आपको पेशेंट मिलेगा, उसका T3 T4 कम होएगा लेकिन टीएसएच बहुत ज्यादा होएगा, और कोई आपको खास रीजन मिलेगा नहीं कि क्यों इसको ये हो रहा है, थायराइड का मसला, ठीक है? कोई जेनेटिक टेंडेंसी भी नहीं होगी, कोई ना कोई चीज होगी जो फंसा होगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म होता है इन आयोडीन सफिशिएंट रीजन, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर विद एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज बहुत बड़ी होती है, ठीक है? 50 से कम ये नॉर्मल होती है, आपको पेशेंट्स में आमतौर पर 500 तक मिलेंगे और आपको समझ आ जाएगी कि इसको हैशीमोटो है। एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज भी बड़ी होती हैं, एसोसिएटेड विद HLA, DR3 और DR5, इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा, स्पेशली ऑफ बीटा सेल ओरिजिन। आपको इसमें हिस्टोलॉजिकली हर्टल सेल्स मिलेंगे, लिम्फोइड एग्रीगेट्स मिलेंगे विद जर्मिनल सेंटर्स, मॉडरेटली enlarged non-tender thyroid, may be hyperthyroid early in course due to thyrotoxicosis during follicular rupture। लेकिन मेन कॉज आपको मेन मेन क्या मिलेगा? अच्छा जी, आपको ये हाइपोथायरॉयडिज्म के तो पहले ही वो सारे के सारे आते हैं ना, सारे के सारे सिम्टम्स आपको हाइपो के याद है ना? तो बेसिकली हाशिमोटो में बस आपको ये पता है कि रीजन क्या है कि एंटी थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज बन गई हैं, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज बन गई हैं, HLA DR3 DR5 से एसोसिएटेड है, इसके साथ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा का रिस्क बढ़ जाता है, टिपिकली ऑफ बीटा सेल ओरिजिन, ठीक है?
इसमें होता क्या है हाशियोमोतो में ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है थायराइड ग्लैंड की मिडिल एज वुमेन को हो रहा है ऑटोइम्यून डिजीज लव वुमेन बाय द वे एंटी टीपीओ जो है टीपीओ थायराइड पेरोक्सिडेज करा क्या रहा था थायराइड पेरोक्सिडेज बेसिकली आपकी ऑर्गेनिफिकेशन ऑक्सीडेशन और कपलिंग करा था ना तो अगर आपने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो बेसिकली ये तीनों चीजें हो ही नहीं पाएंगी एंटी थायरोग्लोबुलिन भी क्या करा था एंटी थायरोग्लोबुलिन जो है भी पॉजिटिव होता है लेकिन दिस इज लेस कॉमनली टेस्टेड ठीक है इनिशियली हाइपरथायरॉयडिज्म क्यों कॉज करता है ये जो लिखा हुआ है ना मे बी हाइपरथायरॉयड अर्ली इन कोर्स ड्यू टू थायरोटॉक्सिकेसिस ड्यूरिंग follicular rupture ठीक है this confuses a lot of students कि imagine your thyroid is a warehouse full of T3 and T4 the immune system attacks the wall breaks the stored hormones leak out ठीक है तो ये डिस्ट्रॉयड फॉलिकल्स जो स्टोर T3 T4 रिलीज होता है ना टेम्परेरी हाइपोथायरॉयडिज्म दिस फेज इज कॉल्ड हैशीटॉक्सिकोसिस लेटर द वेयरहाउस बिकम्स एम्प्टी और परमानेंटली हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है ठीक है हिस्टोलॉजी में आपको ह्यूज पिंक सेल्स मिलते हैं इसको हम हर्टल सेल्स कहते हैं दे आर लार्ज इओसिनोफिलिक पिंक ग्रैन्युलर फुल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसके बाद आपके पास आता है ये बाय द वे एसोसिएटेड विद लिम्फोमा भी हमने देख लिया नॉन हॉजकिन बी सेल लिम्फोमा के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं चलो DR3 DR5 बेसिकली हाशिमोतो में हर्टल सेल्स हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में हाई TSH है हाशीटॉक्सिकोसिस इज बेसिकली तो शुरू में टॉक्सिकोसिस हो रहा था थायराइड बहुत ज्यादा था क्योंकि फॉलिकल सेल्स उसको रप्चर कर रहे थे HLA-DR5 हाई एंटी टीपीओ ये आपको याद रहना चाहिए इसलिए बार बार करवा रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना क्रेटिनिज्म हम देख चुके थे कि बच्चों में जब थायराइड का हाइपोथायराइड होता है तो क्रेटिनिज्म होता है ठीक है ना क्या ये भी मैं वापस आती हूँ उसके बाद पहले पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस करते हैं पोस्टपार्टम हुआ बेबी पैदा हो गया पोस्टपार्टम सेल्फ लिमिटेड थायराइडाइटिस अराइजिंग अप टू 1 year आफ्टर डिलीवरी प्रेजेंट्स एज ट्रांजिएंट हाइपोथायराइडिज्म पहले ट्रांजिएंट हाइपरथायरॉयडिज्म होता है ठीक है कभी कभी हाइपो हो जाता है कभी कभी हाइपर हो जाता है कुछ समझ नहीं आ रही कभी कुछ ठीक है तो दिस इज बेसिकली हाशिमोतो इन प्रेगनेंसी इट occurs within 1 year after delivery होता क्या है कि इम्यून सिस्टम चेंजेस आफ्टर प्रेगनेंसी इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है तो इनिशियली जो स्टोर्ड हार्मोन्स होते हैं ना वो सारे लीक कर जाते हैं जब वो लीक करते हैं तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और बाद में लेटर हार्मोन्स बिकम डिप्लीटेड और उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है ठीक है so most women never completely recover, unfortunately. Um, and some do, right? The majority of the women are euthyroid following the resolution. जब ठीक हो जाती हैं तो फिर यूथायरॉइड हो जाती है थायराइड यूजुअली पेनलेस एंड नॉर्मल इन साइज हिस्टोलॉजिकली आप देखोगे तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा विद ओकेजनल जर्मिनल सेंटर फॉर्मेशन ठीक है अच्छा जी अब ये हम चलते हैं कंजेनिटल हाइपोथायरॉयडिज्म ये क्रेटिनिज्म में इमेजिन बेबी बॉर्न हुआ है उसके पास इनफ थायराइड हार्मोन नहीं है विदाउट थायराइड हार्मोन ब्रेन कैन नॉट डेवलप बोन्स कैन नॉट डेवलप बहुत सारी चीजें डेवलप ही नहीं हो पा रही राइट तो बेसिकली होता क्या है सिवियर फीटल हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ये होता क्यों ड्यू टू एंटीबॉडी मीडिएटेड मैटरनल हाइपोथायरॉयडिज्म थायराइड डिसजेनेसिस हो गया थायराइड से इसे बना ही नहीं मोस्ट कॉमन कॉज इन यूएस इज एजेनेसिस एक्टोपी और हाइपोप्लेजिया आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है ठीक है या डिसहार्मोजेनेटिक गॉइटर था मामा को कॉमनली ड्यू टू म्यूटेशंस इन टीपीओ तो फाइंडिंग्स क्या होंगी क्या क्या मसले होते हैं थायराइड डिजीनेसिस है थायराइड कभी बना ही नहीं इट वाज नेवर फॉर्म्ड प्रॉपर्ली इट कुड बी एजेनेसिस इट कुड बी एक्टोपिक इट कुड बी हाइपोप्लास्टिक अदर कॉजेस कैन इंक्लूड टीपीओ म्यूटेशंस मैटरनल एंटीबॉडीज पास कर गई आयोडीन डेफिशिएंसी हो गई ठीक है इसमें फेमस 6 P's याद रखते हैं एक तो पॉट बेलीड है क्यों भाई वीक एब्डोमिनल मसल्स है ना तो पुअर मसल टोन है उसके बाद ये पेल है पेल क्यों है बिकॉज लो मेटाबॉलिज्म और रिड्यूसेस ब्लड फ्लो पफी फेस है पफी फेस क्यों है इसमें सेम जीएजी मैकेनिज्म से पफी फेस है प्रोट्रूडिंग अम्बिलिकस है वीक एब्डोमिनल वॉल की वजह से अम्बिलिकल हर्निया हो रहा है प्रोट्यूबरेंट टंग है ठीक है ना प्रोट्यूबरेंट टंग है लार्ज सोलन टंग है वेरी वेरी क्लासिक साइन पुअर ब्रेन डेवलपमेंट हम बात कर चुके हैं कि ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड ठीक है तो न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग कराते हैं इन द फर्स्ट फ्यू वीक्स ऑफ लाइफ एंड दिस कैन प्रिवेंट परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज अब हम चलते हैं सब एक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायराइटिस जिसको हम डी क्विरवीन भी कहते हैं सब अक्यूट ग्रैनुलोमेटस थायरोइडाइटिस इसको हम डी क्विरवीन भी बोलते हैं सेल्फ लिमिटेड डिजीज है ऑफन फॉलोइंग अ फ्लू लाइक वायरल इलनेस ठीक है ना खुद ही ठीक हो जाता है इसमें मजे की बात यह है ये पेनफुल है ठीक है इसमें आपने याद रखना है इसमें पेन है सिर्फ एक ही किस्म का ये है थायराइड हाइपोथायरॉयडाइटिस जिसके अंदर आपको पेन मिल रहा है ठीक है पेनफुल थायराइड है कुछ नहीं याद रखना तो याद रखो इसमें पेनफुल थायराइड डीक्वेवेन इज एसोसिएटेड विद पेन डीक्वेवेन इज एसोसिएटेड विद पेन ठीक है ना यूजुअली फॉलोज अ वायरल इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल फ्लू अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पेशेंट बोलता है माय नेक हर्ट्स पेन में रेडिएट टू जॉ ईयर वेरी क्लासिक इनिशियली इन्फ्लेम्ड फॉलिकल्स रप्चर स्टोर्ड हार्मोन लीक्स
इनिशियली क्या होता है कि जो इन्फ्लेम्ड थायराइड था ना, उसके रप्चर फॉलिकल्स रप्चर करते हैं और जो स्टोर हार्मोन है वो लीक करता है। तो शुरू शुरू में ये हाइपर थायराइड होता है, लेकिन बाद में वो सारे जब लीक कर गए तो अब बाद में तो स्टोर्स एम्प्टी हो गए, तो बाद में हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, और 15% केसेस में ये परमानेंट हो जाता है, लेकिन बाकी सब में ये रिजॉल्व करता है। सेल्फ लिमिटेड डिजीज, ठीक है। हिस्टोलॉजी पे देखोगे तो मजे की बात है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन, अभी तक हमने कहीं पे भी ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन नहीं पढ़ी, राइट। इसमें तुम्हें हर्सल सेल मिल रहे थे, एज से याद रख सकते हो। पोस्ट पैटर्न थायराइटिस में आपको लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिल रहा था ओकेजनल जर्मिनल सेंटर्स के साथ। क्रेटिनिज्म में तो आपको मतलब बेबीज में है, अब इसमें आपको ग्रैनुलोमा मिल रहा है, ठीक है, ग्रैनुलोमा मिल रहा है। फाइंडिंग्स में आपको ईएसआर ज्यादा मिल रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, जॉ पेन है, वेरी टेंडर, बड़ा पेनफुल थायराइड होता है डिक्वेलिब्रियम में, ठीक है। अब आपके पास अगली चीज है रीडल थायराइडाइटिस। भाई इसमें रीडल से याद रखना है, फिब्रोसिस हो रहा है इसमें। इसमें मजे की बात ये फिब्रोसिस है। फिब्रोसिस जब भी होगी ना, थिकनिंग होगी, थिकनिंग से आपको हार्ड रॉक लाइक मिलेगा, लेकिन है ये भी पेनलेस। लेकिन देखो फिब्रोसिस की वजह से, फिब्रोसिस का मतलब ये होता है कि सब सब सी लाइंस बन गई, ठीक है, कॉर्ड्स बन रही। इंस्टेड ऑफ इन्फ्लेमेशन थायराइड बिकम्स अ स्कार टिश्यू, पूरी की पूरी थायराइड एक चोट बन गया है। इमेजिन रिप्लेसिंग अ स्पॉन्ज विद सीमेंट, सीमेंट बन गया, दैट्स राइडल। राइडल से आर से याद रखो, आर मींस रॉक हार्ड, ये आर फॉर राइडल, आर फॉर रॉक हार्ड, ठीक है ना। तो फिक्स्ड होता है, हार्ड होता है, पेनलेस होता है। व्हाई इज इट डेंजरस? क्योंकि फिब्रोसिस स्प्रेड्स आउटसाइड, ठीक है। फिब्रोसिस बाहर जाएगा, इट कंप्रेसेस द ट्रेकिया, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, एसोफेगस को अफेक्ट करेगा, तो डिफिकल्टी swallowing हो जाएगी। इट कैन मिमिक एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा, आगे हम देखेंगे एनाप्लास्टिक थायराइड कार्सिनोमा क्या है। और मजे की बात ये, इट्स एसोसिएटेड विद IgG4 रिलेटेड सिस्टमिक डिजीजेस, जिसमें हम ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस देखते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस देखते हैं, नॉन इन्फेक्शियस एओटाइटिस देखते हैं, ठीक है। ये IgG4 एंटीबॉडीज मैंने भी कराई थी अपनी मम्मा की, जब हम उनके अंदर ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे थे, बट ये मतलब नेगेटिव थी, तो हमने ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस रूल आउट कर लिया था, ठीक है। तो IgG4 रिलेटेड सिस्टमिक डिजीज में आपको ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस मिलेगा, राइडल थायराइटिस मिल सकता है, जिसकी वजह से रेट्रोपेरिटोनियल फिब्रोसिस हो रहा है, नॉन इन्फेक्शियस एओटाइटिस मिल रहा है, ठीक है। डेंस फिब्रोसिस है, थायराइड को रिप्लेस कर देता है, ठीक है। अदर कॉजेज, आयोडीन डेफिशिएंसी कैन बी अ कॉज, राइट। आयोडीन ही नहीं है तो कैसे T3 T4 बनेगा, ठीक है ना। और पिट्यूटरी TSH बढ़ाता रहता है, आयोडीन डेफिशिएंसी में, लेकिन T3 बढ़ाई नहीं। TSH कॉमनली, TSH continuously stimulates the thyroid, the gland enlarges and goiter develops. This is why iodine deficiency causes diffuse goiter, ठीक है। If iodine is low, why is the gland bigger? Because the TSH keeps telling the gland कि काम करो काम करो काम करो, finally gland hypertrophy कर जाता है, but it still can't make enough hormone because it lacks the raw material। और Wolff-Chaikoff effect हमने बात कर ली है इसकी, Wolff-Chaikoff effect की, राइट। ये क्या थी? थायराइड ग्लैंड की डाउन रेगुलेशन थी इन रिस्पॉन्स टू एकदम से आयोडाइड का आ जाना, ठीक है ना। और कुछ दवाइयां हैं जो कि कोइट्रोजेंस कहते हैं, जिनको अमाइडोरेन और लीथियम, ये बड़ा कॉमनली टेस्टेड है। अमाइडोरेन और लीथियम जो है, इसको अफेक्ट करता है आपके हाइपोथायरॉइड को, ठीक है। याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं कि कौन सी दवाइयां हैं जो हाइपोथायरॉइडिज्म कराती हैं, अमाइडोरेन कराती हैं और लीथियम कराती हैं। ये एग्जाम में आता है 100%, मैंने देखा है पास पेपर्स में।